हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आपका स्वागत है। आज बहुत बड़े दिन की बात हो रही है दोस्तों। आज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पीओ का रिजल्ट आया है और हमारे साथ बैठे हुए अनुराग, जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पीओ क्वालिफाई कर चुके हैं। हर एक बच्चा जो बैंक एग्जाम की तैयारी करता है, उसका सबसे बड़ा सपना होता है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पीओ क्वालिफाई करना। और हम जानते भी हैं कि बैंकिंग इंडस्ट्री में अगर हम पीओ लेवल की बात करें, सबसे बड़ी जॉब होती है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पीओ। अनुराग, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और पहले तो आपको बहुत बधाई हो। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। आपने अपना सपना पूरा किया। तो कैसी फीलिंग इस समय आ रही है, पहले ये बताइए। सर अच्छा लग रहा है। नेट टाइम से मेहनत कर रहा था, फाइनली जाके सक्सेस मिला, एग्जाम निकला तो काफी अच्छा लग रहा आपके पेरेंट्स, घर वाले, सब लोग? है। जी सर, सब खुश हैं। सबको लग रहा है चलो लड़का कहीं लग गया, अच्छा थोड़ा टेंशन कम हुई सब। सही है, सही है। अनुराग यार, मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम्हारी बातों से कि तुम इसके पहले भी एग्ज़ाम दे चुके हो। तो ये यस कौन सा अटेम्प्ट था तुम्हारा ये? सर, एसबीआई पीओ का दूसरा अटेम्प्ट। अच्छा, और इसके अलावा? सर पिछली बार आईबीपीएस पीओ दिया था मैंने, आईबीपीएस एसओ दिया था, और बाकी जितने भी इंश्योरेंस और बैंकिंग के एग्जाम थे सारे दे रहा था मैं लगातार। और पिछली बार मेरा आईबीपीएस पीओ फाइनल मेरिट में 1 नंबर से रह गया था। और आईबीपीएस एसओ आईटी ऑफिसर मेरा फाइनल मेरिट में 3 नंबर से रह गया था। और हम्म। उसके बाद सर ये पहला एग्जाम है जिसमें मुझे लास्ट तक पूरी कामयाबी मिली। हम्म। अनुराग, एक बहुत बड़ा स्टेप लाइफ में तब होता है जब हमारा सिलेक्शन, जैसे तुमने बोला तुम फाइनल नहीं पहुंच पाए, मतलब प्री एग्जाम दिया, मेंस एग्जाम दिया, फिर नहीं हुआ सिलेक्शन। और इतने कम नंबर से नहीं होता तो बहुत मोटी डीमोटिवेशन होता है। तो उस समय तुमने कैसे संभाला अपने आप को? सर एक्चुअली इस चीज में मेरे पेरेंट्स ने मेरी बहुत हेल्प की। मेरे हम्म। पेरेंट्स कभी भी मुझे डिमोटिवेट नहीं होने देते। पिछली बार हम्म। मैंने जब फाइनल अपना रिजल्ट चेक किया, आईबीपीएस पीओ एसओ दोनों एक ही दिन आए थे। मैंने चेक किया, दोनों में मेरा फाइनल मेरिट में 1 नंबर और 3 नंबर से रह गया। मैंने सबसे पहले अपने फादर को कॉल किया, उनको मैंने बताया। फादर ने ये कहा, कीप इट अप, अच्छे से करो, अगली बार हो जाएगा। बस उनके ये 2-3 शब्द सुन के मैं एकदम रिलैक्स हो गया कि जब फादर मुझे इतना बैक कर रहे हैं, मोटिवेट कर रहे हैं, तो मैं हम्म। निकाल लूंगा, कोई बड़ी बड़ी बात नहीं है। ओके। तो मतलब यार, पेरेंट्स सपोर्ट तो मतलब चाहिए होता है, और ये बड़ी अच्छी बात है कि आपके पेरेंट्स ने आपको सपोर्ट हमेशा किया। और आप भी जानते थे उनकी एक्सपेक्टेशंस हैं, तो आपने भी हार नहीं मानी। ये बहुत बड़ी बात हो जाती है। यही होता है स्पोर्ट्समैन स्पिरिट, जो कि आपके बैकग्राउंड से लग भी रहा है कि आप स्पोर्ट्स काफ़ी पसंद करते हो। आपने बताया भी कि आप चैनल पर अपने बनाते थे, वीडियोस बनाते थे। तो ठीक है, अच्छा यस। है। सब कुछ सीखने को मिलता है। अनुराग, यस। मुझे एक बात बताइए। जैसे और भी गवर्नमेंट जॉब्स होती हैं, तो आपने बैंक ही क्यों यस चुना, मतलब? सर, बैंक मैंने इसलिए चुना क्योंकि सिंपल सा रीजन है सर, मैं कुछ इधर उधर की ज्यादा वो नहीं बताऊंगा। हम्म। सीधा सा हम्म। रीजन है, मेरे मेरे फादर बैंक में। ओ। इसलिए एक्चुअली सर मैंने स्टार्ट किया था, सबसे पहले मैंने बीटेक किया है कंप्यूटर साइंस से। मैंने एचसीएल में 6 मंथ इंटर्नशिप किया था। उसके बाद फिर मैंने टीसीएस में जॉब किया लगभग 1 साल। उसके बाद जब मेरा ये एग्जाम 1 नंबर और 3 नंबर से रह गया, आईबीपीएस पीओ और एसओ का, तो मेरे हम्म। फादर बीइंग अ बैंकर उन्होंने मुझे मोटिवेट किया, व्हाई नॉट यू ट्राई बैंक एग्जाम आप। उसके बाद मैंने टीसीएस से रिजाइन करके फुल फ्लेजेड तैयारी की। और उसके बाद फिर मैंने पिछली बार जब इसकी तैयारी शुरू की, इस इस साल, तब मैंने अन अकेडमी का सब्सक्रिप्शन लिया। वहां से मैं पढ़ा, पापा ने कहा आप तुम्हें जो बेस्ट लगता है वहां से कोर्स परचेज करो, पढ़ो, और इस बार निकल जाएगा तुम्हारा। जब तुम इतना क्लोज आके रह रहे हो तो अच्छे से एक बार पढ़ाई करके दे दो, जिस जहां भी जो भी सब्सक्रिप्शन लेना है कहीं किसी प्लेटफॉर्म का ले लो और पढ़ो अच्छे से दो। ये था हम्म। सर मेन में मोटिवेशन मेरे फादर ने दिया मुझे। अनुराग यार, तुमने एक बहुत बड़ी बात बोली कि तुम टीसीएस में ऑलरेडी जॉब कर रहे थे, इंटर्नशिप कर रहे थे, जो भी कर रहे थे, मतलब तुम थे एक अच्छे ऑर्गेनाइजेशन में थे, तुम्हारा बीटेक भी था। तो मुझे दो क्वेश्चन का आंसर दो। बीटेक करने के बाद तुम्हें तैयारी में फ़ायदा हुआ कि तुम्हें नुकसान हुआ? और दूसरी बात कि ये कितना टफ निर्णय था कि तुम्हें गवर्नमेंट अपनी जॉब छोड़नी है बेसिकली, क्योंकि ये नहीं पता होता ना कि गवर्नमेंट जॉब होना है कि मेरा नहीं होना है। और आप जबकि एक अच्छी Yes. कंपनी में काम कर रहे थे, तो मुझे इस दो क्वेश्चन का आंसर दो। सबसे पहले मैंने बीटेक किया तो सर बीटेक करने का फायदा तो बहुत होता है। एक चीज अच्छा। मैंने नोटिस की है, बीटेक का जो बंदा होता है वो ऑलराउंडर बन के निकलता है डिग्री हम्म। खत्म होने के बाद। वो किसी भी फील्ड में जा सकता है, ऐसा नहीं कह सकते कि वो जैसे सीएस से मैंने किया है तो वो सिर्फ आईटी में जॉब करेगा। वो किसी भी फील्ड में जा सकता है। मेरे बहुत सारे नोन हैं जो अलग अलग फील्ड में अच्छे से काम कर रहे हैं।
सर सबसे पहले मैंने HCL में 6 मंथ इंटर्नशिप किया, उसके बाद लगभग 1 साल TCS में फुल टाइम जॉब किया मैंने। जॉब, अच्छा, ओके, और ठीक। उसके, यस यस सर, हम्म, उसके बाद सर सबसे बड़ा मोटिवेशन मेरे लिए ये था जॉब छोड़ने के टाइम पे कि मेरे फैमिली का फुल सपोर्ट था मेरे को। फैमिली ने मुझे पूरा मोटिवेट किया, कि पूरा सपोर्ट किया मुझे हर एंड पे। कभी भी ये नहीं कहा कि तुम्हें इतना टाइम हम दे रहे हैं, इतने टाइम में निकाल लो, या ऐसा कुछ नहीं। उन्होंने कहा तुम आओ, हमें पता है तुम शार्प, माइंड शार्प है तुम्हारा, तुम बस आके मेहनत करो, पूरा सपोर्ट हम करेंगे तुम्हें। बाकी तुम अपनी अच्छे से पढ़ाई करो, लगन के साथ निकालो। ये मत सोचना कि एक अटेम्प्ट, दो अटेम्प्ट, तुम पढ़ो, पढ़ते पढ़ते जब निकल जाएगा तब अच्छा है। ये हम्म, मत सोचना पहले अटेम्प्ट में नहीं निकला परेशान हो जाए, ऐसा कुछ नहीं है, पढ़ो, निकालो। फैमिली का मोटिवेशन था सबसे मेन। हम्म, बहुत बढ़िया। दोस्तों, यहाँ पे हमें एक बड़ी अच्छी शिक्षा मिली यहाँ पर अनुराग से, कि अगर आपके मन में ये है कि आपको आपको जॉब करनी ही करनी है, तो फिर आपके पास कोई और जॉब है या कोई भी परेशानियां होती हैं लाइफ में, लेकिन अगर आपका मन सच्चा है तो आप जरूर अपने गोल पर पहुंचेंगे, जो मैं हमेशा बच्चों से बोलता हूँ। और एक काफ़ी अच्छी स्टोरी और काफ़ी अच्छा मतलब इंस्पिरेशन हमें अनुराग से यहाँ मिल रहा है बात करके। और इनको आप देखो, ध्यान से देखो, मैं इनको जज कर रहा हूँ। ये अभी भी तुम काम कूल बैठा हुआ है। मुझे ऐसा लगता है कि सर मैं शाम, सिलेक्शन का नहीं हुआ होगा ना, तब भी ऐसा ही बंदा होगा, मुझे लग रहा है ऐसा। तो ये कामनेस, ये कूलनेस और ये ना बहुत जरूरी लाइफ में होती है। जैसे और बच्चों से बात करें तो और बच्चों के चेहरे पे बहुत ज़्यादा खुशी है, लेकिन अनुराग न्यूट्रल है। मतलब पता है क्यों? क्योंकि उसको पता था कि उसका सिलेक्शन हो जाएगा, कोई डाउट नहीं था। ये मैं बोलना चाह रहा हूँ अनुराग। और तुम्हारे फेस से लग रहा है देखकर बेटा कि तुम्हें पूरा मतलब यकीन था कि तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा तुम्हारा। अच्छा लगा मुझे ये चीज़। सर एक चीज कहना चाहूंगा, हाँ। इस चीज जो आपने कहा इस चीज के लिए, हम्म। हमारे सब घर में सब धार्मिक बहुत हैं सब लोग। छोटा भाई मेरा, पापा मम्मी, नानी, हम्म। आप सब लोग। तो एक ही बात बताते हैं, सुख कभी भी सुख में ज्यादा खुश मत हो, दुख में ज्यादा दुखी मत हो। भगवान का नाम लेते रहो, मेहनत करते रहो, सफलता मिल जाएगी। इसी चीज को मैं फॉलो करता हूँ। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। तुमसे मुझे भी सीखने को मिल रहा है, मैं भी सीख रहा हूँ तुमसे ये चीज़। अच्छा अनुराग, मुझे एक बात बताओ। जैसे तुमने तैयारी बहुत की होगी, मेहनत तुमने बहुत किया होगा, तुम्हारे डेली का शेड्यूल क्या था? मतलब ऐसे तुम्हें गाइड करना हो किसी को, जो बच्चे हमें देखेंगे यहाँ पर। एक बच्चा ये समझ के बताना कि तुम फ्रेशर थे, तुम पहली बार तुमने पढ़ाई करनी शुरू की, तो तुम्हें क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़े और तुमने कैसे ओवरकम किया और क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, एक दिन की, पूरे दिन की बताना। सबसे पहले तो दिन से पहले सर हमें रात से शुरू करना होगा। टाइम से सोएं सबसे पहले, टाइम से सो जाएं और सुबह जल्दी उठ जाएं। सबसे सबसे ज्यादा चीज ये हेल्प करती है। मेरे मेरे फादर आर्मी से रिटायर्ड हैं, तो ये डिसिप्लिन शुरू से रहा है हम सब में। तो सुबह हम्म। जल्दी उठने के बाद अपना दिनचर्या अपना पूरी किया। उसके बाद सर मैंने लाइब्रेरी ज्वाइन कर ली थी, क्योंकि घर में थोड़ा सा मन नहीं लगता था पढ़ाई करने। हम्म। पास में ही घर के पास लाइब्रेरी थी, अगर किसी का घर पे मन लग जाता तो ठीक है, वरना घर के पास थोड़ा लाइब्रेरी देखे जहाँ उसे माहौल मिल जाएगा, वो और भी लोग साथ में तैयारी कर रहे होते हैं तो सही रहता है। सबसे अगर कोई फ्रेशर स्टार्ट कर रहा है तो सबसे पहले उसे बेसिक स्ट्रॉन्ग करने हैं अपने। हम्म। अब सर मैं इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हूँ, तो मेरी मैथ और इंग्लिश पहले से थोड़ी ठीक थी, तो मुझे उसमें बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं आई शुरू से। मेरे को दिक्कत आती थी शुरू में रीजनिंग में और जनरल अवेयरनेस में। जनरल अवेयरनेस में सर जब से मैंने आपसे पढ़ना शुरू किया तो वो भी दिक्कत मेरी चली गई। और रीजनिंग में पुनीत सर के वीडियोस मैंने देखे उनके, तो मैं शुरू से वीडियोस देख रहा हूँ, वहां हम्म। से मेरी रीजनिंग सही हो गई। तो सबसे पहले अपने बेसिक शुरू करें, शुरू के 2-3 महीने सिर्फ बेसिक्स पे ध्यान दें हम्म। अपने। हम्म। बिल्कुल एकदम जीरो से शुरू करें, बेसिक हम्म। स्ट्रॉन्ग करें, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करें। और सबसे मन में कभी ये डाउट ना लाएं मेरा होगा नहीं होगा, नहीं हुआ तो मैं क्या करूंगा, ये सब डाउट कभी नहीं आने चाहिए। और सबसे बड़ी चीज है कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी रहनी चाहिए। आप भले ही थोड़ी देर पढ़ें, मैं ये नहीं कह रहा आप बहुत ज्यादा पढ़ें, 8 घंटे 10 घंटे, इतना मैं भी नहीं पढ़ पाता था कभी। हम्म। आप थोड़ा ही पढ़ें, लेकिन डेली पढ़ें, आप छोड़ें ना, पढ़ते रहें, कुछ ना कुछ जरूर पढ़ें। और आपकी जो हॉबीज हैं आप उनको भी फॉलो करें, उनको भी टाइम दें डेली। ये नहीं आप अगर तैयारी कर रहे हैं तो सिर्फ पूरे दिन पढ़ ही रहे हैं, आपको थोड़ा सा माइंड कूल करने के लिए, फ्रेश करने के लिए भी टाइम देना चाहिए। तो सर सारे सब्जेक्ट्स पढ़ें और डेली पढ़ें, यही मेरा है। और जिसकी जितनी सिटिंग कैपेसिटी है उतनी करे। अपने आप को बहुत ज्यादा पुश ना करे, और ये भी ना करे कि बिल्कुल ही नहीं कर रहा। ये नहीं, हम्म। मैं मेरा जो शेड्यूल था जनरली, मैं दिन में जब शुरुआत की थी मैंने तो 6 से 8 घंटा पढ़ता था। जब मेरा बेसिक सही हो गया उसके बाद फिर मैं डेली 3 से 4 घंटा पढ़ता, तो मेरा काम इतने में हो जाता था। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तुमने एक बड़ी अच्छी बात बोली कि पढ़ाई का मतलब ये नहीं होता कि आप सारे मतलब अपने सुख दुख छोड़ दो। अगर आपको कुछ पैशन है तो उसमें भी टाइम देना चाहिए, इससे मूड हमारा फ्रेश रहता है।
ये मुझे बात बड़ी अच्छी लगी बहुत। अच्छा, अब अनुराग एक क्वेश्चन मेरा है, और ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। अब ना जैसे चीज़ें ऑनलाइन हो गई, चीज़ें ऑनलाइन यस पढ़ाई सर। हो गई है। ऑनलाइन पढ़ाई में क्या होता है कि एक ही दिन में क्वांट भी चल रहा है, रीजनिंग भी है, इंग्लिश भी है, फिर जीए भी है, और उसके बाद यूट्यूब पे लेक्चर्स भी हैं, टीचर बोलते हैं यहाँ पढ़ो आकर वहाँ पढ़ो। तो बच्चा बड़ा हौच पौच हो जाते हैं। तो मैं अभी बेसिक वाले बच्चों के लिए बात कर रहा हूँ जो बिगिनर्स हैं बेसिकली। तो करियर के स्टार्टिंग में उन्हें कैसे, किस क्लास को फॉलो करना चाहिए उन्हें? सबसे पहले आप यूट्यूब पे आए, सबसे हम्म। पहले यूट्यूब पे पढ़ें, और उसके बाद देखें आपको किस टीचर का क्या समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा, आपके टीचर के साथ ट्यूनिंग बन रही है नहीं बन रही। और मैंने तो सर शुरू से जीए आपसे ही पढ़ी, रीजनिंग पुनीत सर से पढ़ी शुरू से। हम्म। तो मेरा तो ये रिकमेंडेशन है कि आप लोगों से पढ़ें, ज्यादा इधर उधर ना भटकें, और एक टीचर को, एक प्लेटफॉर्म को फॉलो करें। उसके बाद जब आपका ये क्लियर हो जाए कि इनकी बात मुझे समझ में आ रही है, इन टीचर से मेरा कनेक्ट बन रहा है, तो अलग अलग प्लेटफॉर्म से भागने की जरूरत नहीं है। एक प्लेटफॉर्म को पकड़ के कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ें। आप एक से दो जगह, दो तीन जगह भागेंगे तो आपके मन में डाउट्स आएंगे, उससे कुछ नहीं होगा, आपका लॉस होगा। इसलिए एक प्लेटफॉर्म पकड़ें। मैं सजेस्ट करूंगा सर से पढ़ें, अन अकेडमी से पढ़ें, काफी अच्छा प्लेटफॉर्म है। और बहुत मिनिमम फीस, फीस भी बहुत ज्यादा नहीं है, अफोर्डेबल भी काफी है। तो मैं मैं अपनी तरफ से सजेस्ट कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने भी यहीं से पढ़ के क्लियर किया है। और एक प्लेटफॉर्म पे टिके रहें, सबसे मेन चीज यही है, कंसिस्टेंसी। डाउट नहीं आना चाहिए, दो तीन जगह से पढ़ेंगे, डाउट आएगा आपके मन में, कोई फायदा नहीं, आपका टाइम वेस्ट होता है उससे। बहुत अच्छी बात बोली अनुराग। अनुराग, अब मैं चाहता हूँ कि तुम एक स्ट्रेटजी बताओ, और टॉपिक के साथ बताना। क्वांट और रीजनिंग का मैं साथ में बोलूँगा। क्वांट और रीजनिंग में किस किस टॉपिक पे फोकस करना चाहिए? और जैसे प्री का एग्जाम होता है, फिर मेंस का एग्जाम होता है। तो बहुत सारे बच्चे सोचते हैं पहले प्री पढ़ लें तो इजी क्वेश्चन पढ़ना शुरू करते हैं, मेंस फिर जब प्री क्वालिफाई होंगे तो मेंस लेवल पढ़ेंगे, तो उसमें फिर हो नहीं पाता है। तो एक बार ना बच्चों को गाइड कर दो कि प्री से लेके मेंस की जर्नी, और किस किस टॉपिक पर मेन फोकस होना चाहिए क्वांट और रीजनिंग पर। अगर क्वांट की बात करें, सबसे पहले आपको अपने बेसिक्स स्ट्रॉन्ग करने पड़ेंगे। सबसे पहले परसेंटेज आप पढ़िए, हम्म। कैलकुलेशन अपनी अच्छी करिए, हम्म। सिंप्लीफिकेशन अप्रोक्सीमेशन के क्वेश्चंस लगाइए ज्यादा से ज्यादा, स्टार्टिंग में, फ्रेशर की बात कर रहा हूँ। हम्म। और एवरेज, रेशियो, प्रोपोर्शन, ये सारे जो बेसिक टॉपिक्स हैं, इनको आप क्लियर करिए। शुरू के 2 3 4 महीने आप इसमें लगाइए बेसिक स्ट्रॉन्ग करने के लिए, जो बंदा पहली बार शुरू करता है। हम्म। उसके बाद इनके आप स्टार्टिंग में अलग अलग टाइप के जितने क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हैं करिए। फिर जब इतना करिए कि आप जब मॉक टेस्ट दें, आपके सामने क्वेश्चन है, तो आपको पता चल जाए कि इस मेथड से मुझे क्वेश्चन अप्रोच करना है। जब आपका वो स्टेज आ गया है, फिर आप इन क्वेश्चंस की रेगुलर प्रैक्टिस थोड़ा कम कर सकते हैं। फिर आप कीजिए डीआई एंड केसलेट, क्योंकि मेजोरिटी ऑफ द क्वेश्चंस हमारे इन्हीं टॉपिक्स में से आते हैं। उसकी तैयारी कीजिए। उसके बाद जब आपको लगे आपका मेंस लेवल का, सॉरी, प्री लेवल का आपका क्लियर हो जाएगा, इतने में मॉक टेस्ट देके आपको लेवल पता चल जाता है। उसके बाद फिर आप मेंस लेवल के क्वेश्चंस लगाइए। उसके लिए सबसे अच्छा है जो टीचर्स मेंस की क्लासेस लेते हैं यूट्यूब पे या किसी भी प्लेटफॉर्म पे, जैसे मैंने अन अकेडमी से लिया, वहां पे उनकी क्लासेस फॉलो करके क्वेश्चंस लगाइए। आपको वहां से उन क्वेश्चंस को अप्रोच करने का तरीका पता चलेगा। इन क्वेश्चंस अगर ये आ रहा है तो उसको अप्रोच कैसे करना है। क्योंकि अगर आप किसी टीचर की एक बार अप्रोच नहीं देखेंगे, तो आपके सामने जैसे ही क्वेश्चन आया, आपने मॉक खोल लिया मेंस का, आपके सामने जैसे ही क्वेश्चन आया, आपको ये समझ में नहीं आएगा इस क्वेश्चन को मैं अप्रोच कैसे करूं, हम्म। वहां फिर दिक्कत आती है। तो आप अप्रोच समझिए, उसके बाद सिर्फ और सिर्फ मॉक टेस्ट दीजिए। मॉक हम्म। टेस्ट जितने ज्यादा से ज्यादा देंगे उतना आपके लिए फायदा है। मॉक टेस्ट दीजिए, मॉक टेस्ट के बाद उसकी एनालिसिस कीजिए, फिर उसी मॉक को टाइमर हटा के बाद में फिर सॉल्व कीजिए। हम्म। उसी से अपने कॉन्सेप्ट बनाइए, फिर किस तरीके के क्वेश्चंस आपको मिल रहे हैं। उससे क्या होगा, आप एग्जाम रेडी होंगे, एग्जाम में जाके बैठेंगे तो आपको प्रेशर फील नहीं होगा। और जहां तक बात रही रीजनिंग की, रीजनिंग में सबसे इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स हैं वो है पजल और सीटिंग अरेंजमेंट। और सबसे पहले आप इन्हीं टॉपिक्स को उठाइए, पजल, सीटिंग अरेंजमेंट, और ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन इन्हीं के कीजिए, क्योंकि मोर देन 50% ऑफ द पेपर में इन्हीं दो टॉपिक से क्वेश्चन आता है। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है मेरी सर। पहले मैं सारे टॉपिक्स करने की कोशिश करता था, कि ये मैंने बाकी भी टॉपिक्स पे ध्यान दिया, लेकिन इन टॉपिक्स को मैं सबसे ज्यादा टाइम देता था, क्योंकि मोर देन 50% ऑफ द पेपर्स में यही यही इन्हीं से क्वेश्चन रहने हैं। आप डेली 5 क्वेश्चन पजल, 5 क्वेश्चन सीटिंग अरेंजमेंट लगाइए डेली। उससे क्या होगा, आपको जब भी आपके पास एग्जाम में क्वेश्चन आएगा,
आपको सोचना नहीं पड़ेगा, आपका सीधे हाथ चलेगा कि ये क्वेश्चन है, इस तरीके से अप्रोच करना है, मुझे अप्रोच बनती है उससे आपकी। तो हम्म। डेली लगाइए, और जैसे जैसे आप फेमिलियर होते जाए अपना लेवल बढ़ाते जाइए। मॉक टेस्ट में से क्वेश्चन लगाइए फिर वहां से। और इसके अलावा सिलोगिज्म, जो एक बार अच्छे से पढ़िए उसको, इजी टॉपिक है, उससे हो जाता है एक बार। उस सिलोगिज्म में सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि एक बार अगर उसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए तो वेल एंड गुड, अगर उसका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो तो फिर लास्ट तक क्लियर होता ही नहीं। हाँ सही इसलिए है। उसको अच्छे से करिए शुरू में। और सही कह रहे डायरेक्शन डिस्टेंस, ये चार पांच ये टॉपिक हैं, इसी से मेजोरिटी ऑफ द पेपर आता है। और सर सबसे इंपॉर्टेंट मैं एक बात कहना चाहूंगा, कभी भी ये मत सोचिए मुझे ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करने हैं, मैं सारे टॉपिक्स की तैयारी कर लेता हूँ, सारे पढ़ लेता हूँ। हम्म। आप पुराने पेपर्स को देखिए, एनालाइज कीजिए कि मेजोरिटी ऑफ द क्वेश्चंस किन टॉपिक्स में से आ रहे हैं। उसमें से हम्म। अपने टॉप पांच और पांच छह टॉपिक्स निकालिए दोनों सब्जेक्ट के, उन्हीं की ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कीजिए। सारे क्वेश्चन कोई नहीं कर पाता एग्जाम में, प्री में एक बार को मान ली कर भी देगा तो मेंस में नहीं कर पाएगा। इसलिए आपको हम्म। पिक एंड चूज करना है आपके लिए क्या बेस्ट है। आप हम्म। कम टाइम, टाइम लिमिटेड है, उस लिमिटेड टाइम में आप कितने, कौन कौन से टॉपिक्स आपके स्ट्रांग है आप स्ट्रांग कर सकते हैं और उसमें से क्वेश्चन लगा सकते हैं। ये मेरी टिप्स रहेंगी। ठीक है, बढ़िया, बहुत अच्छा। तुमने बहुत बढ़िया बात बोली, और तुमने वो सारी बातें बोली हैं जो एक बिगनर को जाननी चाहिए, समझनी चाहिए। जब मैं भी एक विद्यार्थी था, बिगनर था, तो मेरी भी ये स्ट्रैटेजी थी, और बहुत अच्छी बात तुमने बोली है। अब इंग्लिश की बात करते हैं अनुराग। जैसे तुम्हारा तो मतलब तूने पहले ही बोला कि तुम्हारी इंग्लिश तब भी ठीक थी, मतलब बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि इंग्लिश में ना मतलब कितना भी पढ़ लो तो अटेम्प्ट हो नहीं पाता है, या हम श्योर नहीं होते कि हमारा ठीक है कि ठीक नहीं है। इंग्लिश में टॉपिक का बता देना एक बार, और अप्रोच बताना क्या क्या अप्रोच होनी चाहिए इंग्लिश में तैयारी करने के लिए। इंग्लिश में सबसे जो एक ब्रह्म वाक्य जैसे बोलते हैं वो आपको मन में रखना पड़ेगा। इंग्लिश को कभी भी एज अ सब्जेक्ट अप्रोच मत कीजिए, एज अ लैंग्वेज अप्रोच कीजिए इंग्लिश को, तो आपके लिए चीजें आसान रहेंगी। इंग्लिश के लिए सर सबसे अच्छा है ज्यादा से ज्यादा इंग्लिश पढ़िए, और ज्यादा से ज्यादा इंग्लिश में चीजों को सुनिए। उससे आपकी अंडरस्टैंडिंग बनती है इंग्लिश के लिए एज अ लैंग्वेज, आप उसके साथ कंफर्टेबल होते हैं और उसको समझते हैं। इंग्लिश के साथ अब जब आप कंफर्टेबल हो जाएंगे तो उसके क्वेश्चंस करना बहुत ईजी होंगे। हम्म। सबसे ज्यादा क्वेश्चंस रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से आते हैं, वो आपकी रीडिंग करके ही बनेगी। और उसके अलावा आजकल जैसे स्टेट बैंक में 50 मार्क्स का आपका डिस्क्रिप्टिव आता है, तो उसमें भी हम्म। आपका रीडिंग जितना अच्छा होगा और राइटिंग स्किल्स अच्छी होंगी, वहां से आपके मार्क्स बनेंगे। और हम्म। इसके अलावा सर एरर डिटेक्शन आता है, उसके लिए आपको थोड़ी सी ग्रामर पढ़नी पड़ेगी, उसके लिए आपको बेसिक ग्रामर पढ़नी पड़ेगी। लेकिन ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है, इंग्लिश को पढ़िए और सुनिए, उससे आपकी हम्म। इंग्लिश की अंडरस्टैंडिंग अच्छी बनेगी। इसके अलावा एक क्वेश्चंस आजकल इंग्लिश में बहुत चलते हैं, रिप्लेसमेंट वाले, जिसमें बोल्ड में वर्ड्स देता है उनको उनकी सही प्लेस पर हम्म। लगाना होता है। आप पढ़ेंगे इंग्लिश, आपकी इंग्लिश अंडरस्टैंडिंग अच्छी होगी तो उसमें आप इजीली स्कोर कर पाएंगे। आजकल वो हर एग्जाम में आते हैं, 5 से 6 क्वेश्चंस आते हैं तो 5 से 6 नंबर्स को। इसके अलावा पैरा जंबल आते हैं, वो भी 5 से 6 मार्क्स का आता है हर एग्जाम में। तो वो भी आपकी इंग्लिश की अंडरस्टैंडिंग, लैंग्वेज की अंडरस्टैंडिंग जितनी अच्छी होगी वहां से वो क्वेश्चन बनेगा। तो सर यही है, इंग्लिश को ज्यादा से ज्यादा पढ़िए और सुनिए। मेरी सर इंग्लिश अच्छी हुई क्योंकि मैं बचपन से क्रिकेट देखता हूँ और हमेशा इंग्लिश कमेंट्री सुनता हूँ उसकी, ओके। इसलिए उससे हम्म। मुझे बहुत हेल्प मिलती है इंग्लिश। हम्म। और दूसरा यार ना, थोड़ा सा मतलब मुझे ऐसा लगता है कि जैसे जो तुम बीटेक की हो, जैसे मैंने एमबीए किया हुआ है, तो जब मैं आया तैयारी करने के लिए, तो उसमें क्या था कि मेरे फैमिली में मेरी सिस्टर की सिर्फ शादी मेरी हो गई थी, लेकिन उसके बहुत सारे फ्रेंड्स थे जो कि तैयारी कर रहे थे उस समय। तो मैं ना उनके साथ बैठने लगा, वो लोग मेरे घर में तैयारी करते थे, मेरे घर के बाहर पापा का चेम्बर था, फ्री रहता वो। तो मैं उनसे बैठने लगा। जब मैं बैठने लगा तो उनके साथ मैं क्वेश्चन तो मैं देखता था उस समय कि इंग्लिश में जो आते ना एरर वाले सब, ये सब मेरे से ही होते थे, उनके नहीं होते थे, जो कि मैं पढ़ता भी नहीं था। तो ना वो एमबीए के बाद ना हमने इतना इंग्लिश पढ़ लिया था उसमें कि मतलब उसमें सेंस मेरा डेवलप हो गया था, और मुझे भी पर्सनली इंग्लिश में कोई दिक्कत नहीं हुई। तो ये सब रीज़न रीडिंग का ही होता है, आप जितना पढ़ोगे जितना सुनोगे उतना आपके लिए अच्छा रहता है। ये बहुत सही बात तुमने बोली है, ये मैंने भी फील किया हुआ है अपने लाइफ में। अच्छा, प्री के एग्जाम्स हमारे हो गए। प्री के एग्जाम्स होने के बाद क्या होता है कि जैसे बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो वेट करते हैं कि मतलब रिजल्ट मेरा आ जाए तो फिर हम मेंस तैयारी करें। तो प्री जी एग्जाम सर। होने के बाद तुमने अपनी स्टडी में क्या चेंज किया था कि नहीं अब ये मेंस है, हमें यहाँ फोकस करना है, तो हमारा ये अब पैटर्न होना चाहिए हमारे एग्जाम जर्नी का पूरे मतलब हमारे। पिछली बार जो मेरा मैंने बताया 1 नंबर से रह गया था, और एसबीआई हम्म। भी मेरा पिछली बार नहीं हुआ, वो मेरा सबसे बड़ा रीजन यही था। मैंने भी रिजल्ट आने का वेट किया कि रिजल्ट आ जाएगा, होगा नहीं होगा, थोड़ा सा डाउट भी था, हम्म। लेकिन लग रहा था हो जाएगा। वेट वेट किया, उसके बाद तैयारी शुरू की, तो उससे बहुत लॉस होता है, आपके पास टाइम ही नहीं बचता। और आजकल तो रिजल्ट भी इतना लेट निकालते हैं
जिससे हम्म। एग्जाम के कुछ मतलब आप ये अगर सोच रहे हैं कि मेंस की तैयारी तभी शुरू करेंगे जब रिजल्ट आ जाएगा, तो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है अब निकालना। क्योंकि अब तो हफ्ता 10 दिन पहले ही रिजल्ट आ रहा है, बहुत दिक्कत हो रही है। तो हम्म। इसलिए आप जब शुरू करें तैयारी, और जब आपको लगे कि आप इस लेवल पे आ गए हैं कि प्री आपका निकल जाएगा, उसी मोमेंट से आप मेंस की तैयारी शुरू कर दीजिए। सबसे अच्छा सोर्स है मेंस की तैयारी के लिए, मॉक टेस्ट दीजिए ज्यादा से ज्यादा, उसकी एनालिसिस कीजिए और उन्हीं क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कीजिए बार बार, ज्यादा से ज्यादा मॉक टेस्ट दीजिए। वहीं से आपकी मेंस की अंडरस्टैंडिंग बनेगी और अप्रोच डेवलप होगा। और बाकी जो टीचर्स मेंस से पहले फिर क्लासेस कराते हैं हम्म। टॉपिक वाइज, जो जिससे मेंस के हमारे अप्रोच और क्वेश्चन से हमें फेमिलियरिटी हो जाती है कि कैसे क्वेश्चंस हम्म। आएंगे और कैसे अप्रोच करना है, वो वीडियोस देखिए। और सबसे मेन तो मॉक ही है सर, मेंस के लिए मॉक दीजिए ज्यादा से ज्यादा। अच्छा, ठीक है। अनुराग, ये तो हो गया, मतलब कि सारी बातें आपने समझा दी। अब मैं अगले स्टेप पे आता हूँ आपके। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिन्हें मैं पर्सनली जानता भी हूँ, और वो एग्ज़ाम के दौरान ड्यूरिंग द एग्ज़ाम प्रेशर हैंडल नहीं कर पाते हैं। तो क्या उसके लिए कुछ आपके पास स्ट्रैटेजी है या कुछ आप गाइड करना चाहते हो बच्चों को? सर मैं सच बताऊं तो मुझे प्रेशर कभी फील नहीं हुआ, क्योंकि सर इसका सबसे बड़ा रीजन है, मैंने बीटेक के टाइम में अपने काफी इंटरव्यूज दिए। तो उससे मैं काफी प्रेशर एनवायरनमेंट में डील करने के लिए काफी फेमिलियर था। उसके बाद जब मैंने 2 जगह जॉब की, वहां भी इंटरव्यूज दिए हैं मैंने, प्रेजेंटेशंस दिए मीटिंग में, उससे हुआ। लेकिन सर सबसे अच्छी चीज है जिन बच्चों के पास ये फैसिलिटी नहीं है, जो इंटरव्यू मॉक इंटरव्यूज बहुत ज्यादा दे सकें या कभी ऐसी सिचुएशन में पहले रहे नहीं है, तो सबसे अच्छी चीज है आपकी जितनी ज्यादा नॉलेज होगी उतना ज्यादा आपके पास कॉन्फिडेंस होगा। तो हम्म। आप अपनी नॉलेज इनहेंस कीजिए और अवेयर रहिए चीजों से, हम्म। जितनी जो भी हमारे आसपास हो रहा है, जो भी नेशनल इंटरनेशनल डेवलपमेंट्स हो रही हैं न्यूज, उसके साथ अवेयर रहिए। और जिस भी सब्जेक्ट में आप जो भी टॉपिक पढ़ रहे हैं उसमें मास्टरी हासिल कीजिए, तब आपको कॉन्फिडेंस आएगा। मेरे फादर मुझे हमेशा बोलते हैं जिसके पास नॉलेज होती है वो हमेशा कॉन्फिडेंट रहता है। तो इसलिए नॉलेज अपनी अप टू डेट रखिए, उससे आपको बहुत कॉन्फिडेंस मिलेगा। थोड़ा बताओ अपने एक्सपीरियंस के बारे में, इंटरव्यू के तुम्हारे कैसे क्वेश्चन पूछे गए तुमसे। अब मुझे लगता है कि तुमने आईटी से किया है बीटेक, तो क्वेश्चन पूछा होगा कि मतलब ऐसे क्यों नहीं दे रहे हो या फिर यस। ऐसे कुछ, तो थोड़ा बताओ जरा सा इसके बारे में। यस सर। तो सबसे पहले तो वहाँ ग्रुप डिस्कशन हुआ था, हम्म। वो मेरा सही हुआ था। टॉपिक वो लोग ऐसा देते हैं जिसमें आप बोलने के लिए आपके पास अच्छे खासे पॉइंट्स हो जाएंगे। मेरे को जो टॉपिक मिला था वो था यूज ऑफ सोशल मीडिया इन मार्केटिंग। तो उसके ऊपर 20 मिनट डिस्कशन हुआ। ठीक, मैंने ठीक ठाक बोला था उसमें। उसके बाद सर वो लोग एक शीट देते हैं उस टॉपिक से रिलेटेड ही, उसमें 8 पॉइंट्स होते हैं। हम्म। उसमें आपको प्रायोरिटी देनी होती है। पहले इंडिविजुअल प्रायोरिटी देनी होती है, उसके बाद हम्म। ग्रुप के साथ डिस्कशन करके ग्रुप की प्रायोरिटी देनी होती है। हम्म। उसके बाद सर मेरे को इंटरव्यू के लिए बुलाया गया था। तो इंटरव्यू में मैं अंदर पहुंचा तो 4 पैनलिस्ट थे, दो दो जेंट्स थे, 2 लेडीज थे। तो पहले सर थे जो मेन इंटरव्यूअर थे, उन्होंने मुझसे इंट्रोडक्शन मेरा नहीं लिया, सीधे पूछा आपने बैचलर्स कहाँ से किया है। तो वो मैंने बताया मैंने बैचलर्स यहाँ से किया है, मैंने कंप्यूटर साइंस में किया है। तो उनका पहला क्वेश्चन था, आपने जब कंप्यूटर साइंस में बैचलर्स किया है तो आपका क्या प्लेसमेंट नहीं हुआ था जो आप गवर्नमेंट एग्जाम में यहाँ दे रहे हैं। तो हम्म। मैंने उन्हें बताया नहीं सर, मेरा प्लेसमेंट हुआ था, मैं 2 जगह जॉब करके आ चुका हूँ। तो उनका फिर दूसरा क्वेश्चन था कि आप जब जॉब कर रहे थे तो आपने जॉब छोड़ी क्यों। फिर उसका जवाब मैंने उनको दिया कि मैंने रीजन बताया उन्हें। फिर उन्होंने बोला, वैसे मैंने उन्हें जो मेरा जेन्युइन रीजन था मैंने उन्हें वो बता दिया था। मेरी एक्चुअली सर पोस्टिंग जो थी वो कोलकाता थी। तो वहां जाके मैं थोड़ा थोड़ा नहीं काफी बीमार पड़ गया था। उस वजह से, और वो मेरे को वहां पे ट्रांसफर नहीं मिल रहा था मेरी डिजायर्ड लोकेशन पे। तो फिर मैंने रिजाइन कर दिया। उसके बाद सर फिर मैंने ट्रीटमेंट लिया, तो मैंने उन्हें सब कुछ सच बता दिया। मैंने उसके बाद ट्रीटमेंट लिया, मैं ठीक हुआ। तो उन्होंने काउंटर क्वेश्चन ये था कि हमने तुम्हें कोलकाता या नॉर्थ ईस्ट में पोस्टिंग दे दी, हम्म। तब कैसे हैंडल करोगे। फिर हम्म। मैंने उन्हें उसके लिए बताया कि सर मैं कर लूंगा, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। मेरे को जो इशू था मेरा हेल्थ से रिलेटेड, वो मैंने ट्रीटमेंट लेके ठीक हो गया। तो वो उसके बाद फिर उसके बाद उन्होंने मुझसे एसबीआई से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा। एसबीआई की टैगलाइन है बैंकर फॉर एवरी इंडियन। हम्म। तो उन्होंने कहा इस टैगलाइन को सपोर्ट करने के लिए एज एन फ्यूचर एसबीआई पीओ, आप बैंक के सपोर्ट में क्या 3 बातें ऐसी कहेंगे जिससे ये टैगलाइन प्रूव होती है। तो अच्छा। मैंने उन्हें 3 पॉइंट्स बताए थे। उसके बाद उन्होंने पूछा था कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को अगर महंगाई कंट्रोल करनी है इंडिया में,
काफी महंगाई जैसे बढ़ गई है, वो महंगाई कंट्रोल करना चाहता है, तो उनके पास क्या ऑप्शंस हैं आरबीआई के पास। तो मैंने उसके लिए उन्होंने उन्हें बताया था मॉनेटरी पॉलिसी से रिलेटेड जो भी वो कर सकते हैं उसके बारे में मैंने जवाब दिया था। हम्म। उसके बाद उन्होंने, दूसरे टीचर ने फिर करंट अफेयर से दो क्वेश्चन पूछे थे मेरे से, साइक्लोन देत साइक्लोन आया था उससे रिलेटेड। हम्म। तो वो, मैं उसका नाम तब उस टाइम नहीं याद कर पा रहा था, तो मैंने उन्हें बता दिया था कि सर मैं अभी नाम याद नहीं कर पा रहा हूँ। हम्म। उसके बाद सर, जो लेडी पैनलिस्ट थी उन्होंने एक क्वेश्चन पूछा मेरी आईटी से रिलेटेड, दो क्वेश्चन पूछे थे। डीप वेब क्या होता है और डार्क वेब क्या होता है, वो मैंने बता दिया था। उसके बाद उन्होंने मुझसे पूछा कि साइबर फ्रॉड क्या होते हैं बैंकिंग में, मैंने बताया। फिर उसके बाद उन्होंने पूछा डिजिटल अरेस्ट क्या होता है, मैंने उसके बारे में थोड़ा डिफाइन किया उनको। फिर उन्होंने पूछा कि अच्छा ये बताओ, डिजिटल फ्रॉड क्यों नहीं बोलते हैं, वैसे डिजिटल अरेस्ट ही क्यों बोलते हैं, अरेस्ट वर्ड का क्या इंपॉर्टेंस है इसमें, है वो बताया उन्होंने। फिर उन्होंने मेरे से पूछा कि जैसे मान लो किसी के साथ डिजिटल फ्रॉड हो जाए तो उसको क्या एक्शन लेना चाहिए उसके पास। तो मैंने उन्हें बताया कि कंप्लेंट करनी चाहिए उसे, हम्म। साइबर फ्रॉड की वेबसाइट पे जाके कंप्लेंट करे या फिर अपनी ब्रांच में जाके कंप्लेंट करे। तो उन्होंने पूछा एक फोन नंबर, हेल्पलाइन नंबर भी होता है आरबीआई का डिजिटल फ्रॉड से रिलेटेड कंप्लेंट्स के लिए, वो नंबर आपको पता है। तो वो नंबर मेरे को उस टाइम पे याद नहीं आ रहा था, मैंने मना कर दिया था, मेरे को नंबर तो अभी याद नहीं आ रहा। तब उन्होंने बताया था 1930 होता है, याद रखना। फिर उसके बाद जो लास्ट पैनलिस्ट थी उन्होंने मेरे से पूछा कि आप कहाँ के रहने वाले हैं, मैंने बताया मैं अलीगढ़ का रहने वाला हूँ। उन्होंने मुझसे अलीगढ़ की हिस्ट्री पूछी थी और अलीगढ़ का फ्रीडम स्ट्रगल में क्या कंट्रीब्यूशन था ये पूछा था। तो मैंने उनको अलीगढ़ की हिस्ट्री बताई, फ्रीडम स्ट्रगल में क्या कंट्रीब्यूशन था वो मुझे पता नहीं था। तो मैंने उनको मना कर दिया कि ये मेरे को इसके बारे में आइडिया नहीं है। फिर उन्होंने मुझसे तीन क्वेश्चन पूछे थे। सबसे पहले पूछा उत्तर प्रदेश का गवर्नर कौन है, मैंने वो उन्हें बता दिया था, आनंदीबेन पटेल। उसके बाद उन्होंने मुझसे पूछा था हु इज नोन एज द फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया, तो मैंने उन्हें वो भी बता दिया था, प्रेसिडेंट। और उन्होंने फिर मुझसे प्रेसिडेंट का नाम पूछा था, और इतना इंटरव्यू हुआ था सर। बहुत बढ़िया। तो तुमने मतलब तुम्हारा सब कुछ अच्छा रहा, मैंने देखा तुम्हारी जर्नी, तुम्हारा कॉन्फिडेंस लेवल सब कुछ। एक पॉइंट में लास्ट में तुमसे चाहता हूँ पूछना कि तुम्हारी इस पूरी जर्नी में तुमने अपने पेरेंट्स का तो बताया कि सपोर्ट किए थे, और कोई ऐसा जिसने तुम्हें सपोर्ट किया हो, तुम उसका नाम याद रहना चाहोगे? और मेरे फ्रेंड्स, उन्होंने भी मेरे को बहुत मोटिवेट किया। और सर हम्म। टीचर्स जिन्होंने आप हाँ। लोगों ने पढ़ाया सर, मेन मोटिवेशन तो सर आपसे मैंने बहुत मोटिवेशन लिया। जब सर अभी बीच में आप पढ़ा रहे थे, आपके घर में भी ट्रेजेडी हो गई थी, हम्म। उसके बाद भी सर मैं आपका मोटिवेशन देख के, आपने उसके बाद भी रेगुलरली क्लासेस ली, उसको देख के मैं काफी मोटिवेट हुआ था। मैं एक्चुअली जीके की क्लास टीवी, अपने टीवी में करता था, मेरे घर अच्छा। वाले भी देखते थे। तो मैंने उनको भी बताया कि सर के साथ ऐसा ऐसा हुआ, तो घर वाले भी काफी इम्प्रेस थे सर आपके डेडिकेशन से। मैंने भी सर काफी मोटिवेशन लिया आपसे। बहुत बढ़िया। सबसे अच्छी बात ये होती है यार कि तुम उस लेवल पे आकर भी अगर तुम सब कुछ याद रखते हो तो ये बहुत अच्छी बात है, ये अच्छा साइन है तुम्हारा तुम्हारा और तुम्हारे व्यक्तित्व और तुम्हारे पेरेंट्स ने तुम्हें अच्छी सीख दी है, ऐसा मालूम चल रहा है। और बहुत अच्छा लगा मुझे तुमसे बात करके। और तुम एक अच्छे टीचर भी बनोगे, अगर तुम बनोगे ना, कभी किसी तुम गाइड करोगे तो तुम बहुत अच्छे से अपनी सारी बातें बड़ी अच्छे से कर रख रहे हो, और तुम्हारा फ्यूचर बहुत ब्राइट है। तुम और आगे बढ़ो, खूब तरक्की करो, अपने पेरेंट्स का नाम रोशन करो, हमारा भी करो यार, और खूब आगे बढ़ो यार। बहुत बहुत बधाई हो थैंक यू तुम्हें, बहुत ढेर सारा प्यार, ढेर सारा आशीर्वाद, और यार खूब तरक्की करो लाइफ में। थैंक यू थैंक यू सो मच सर। अनुराग, तुमने टाइम दिया, और फिर से बहुत बहुत बधाई हो तुम्हें यार। धन्यवाद अनुराग, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर।